गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। समग्र मांग एवं इसके घटक। तो समग्र मांग एवं इसके घटक पढ़ने से पहले एक बार हम डिमांड पर नज़र डाल लेते हैं। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ा था तो उसमें डिमांड के बारे में पढ़ा था। तो डिमांड क्या है? जिसमें किसी एक कंज्यूमर की बात की जाती है। कोई एक कंज्यूमर जब कंजप्शन करता है तो उस कंजप्शन से रिलेटेड जब स्टडी की जाती है तो वो डिमांड कहलाता है। अब मैक्रो में उसे हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड मीन्स कि इसमें जो डिमांड होती है वो किसी एक कंज्यूमर के द्वारा नहीं होती है। इसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था में जितने लोग रहते हैं या जितने कंज्यूमर्स हैं उस सभी कंज्यूमर्स के द्वारा जो गुड्स एवं सर्विसेज की डिमांड की जाती है वो एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। अब इसके बाद हम इसकी मीनिंग देख लेते हैं कि एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड्स इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इंकर ऑन द परचेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी during the period of an accounting year corresponding to their different level of income। मतलब समग्र मांग उस व्यय का कुल जोड़ है। क्या है एग्रीगेट डिमांड? जो हम टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? सभी गुड्स एवं सर्विसेज सभी कंज्यूमर्स के द्वारा जो उस पर व्यय किया जा रहा है, जो उस पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उन सबको जब जोड़ दिया जाता है तो वो समग्र मांग कहलाता है। आगे देखते हैं कि जो लोग आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्षीय अवधि के दौरान। अब क्या बता रहे हैं? जो लोग आय के विभिन्न स्तर। तो जो एग्रीगेट डिमांड है, जो उसमें एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो आय के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर किया जाता है। मतलब उस अर्थव्यवस्था में आय अर्न करने वाले जो लोग होते हैं उनकी इनकम कैसी होती है? अलग अलग होती है। सबकी इनकम सिमिलर नहीं होती है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल की बात की जा रही है। कहाँ पर? एक अर्थव्यवस्था में। और आगे क्या बता रहे हैं कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान। अब ये क्या है? एक अकाउंटिंग ईयर है। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? वो ईयर होता है जिसमें किसी देश की गवर्नमेंट, कोई बिजनेस पर्सन क्या करते हैं? अपना बजट तैयार करते हैं। उसमें ये दिखाते हैं कि कितना उन्हें प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, कहाँ से उन्होंने इनकम कितनी आई है, उनको इनकम कितनी प्राप्त हुई है, कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करना है, इन सब की प्लानिंग होती है। ठीक है, तो वो आपका एक अकाउंटिंग ईयर के अंतर आता है। अब अकाउंटिंग ईयर की हमारे इंडिया में किसे हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं या क्या अकाउंटिंग ईयर डिसाइड की गई है? तो 31 अप्रैल या 1 अप्रैल से जो आपका 31 मार्च का टाइम होता है वो आपका अकाउंटिंग ईयर की कैटेगरी में आता है। आगे बता रहे हैं अकाउंटिंग ईयर के दौरान उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद पर खर्च करने की योजना। जो वो अकाउंटिंग ईयर होता है या लेखा वर्ष होता है, उस वर्ष में जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है, जितनी भी हमने वस्तुओं का उत्पादन किया है, उनको खरीदने पर जो खर्च करने की योजना बनाई जाती है वो आपका क्या कहलाता है? एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग कहलाता है। अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो समग्र मांग या एग्रीगेट डिमांड क्या है? जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी कंज्यूमर्स के द्वारा जो वस्तु तथा सेवाओं की मांग की जाती है, और ये मांग कब की जाती है? एक लेखा वर्ष या एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, और आय के विभिन्न स्तरों के अनुरूप जो की जाती है वो क्या कहलाता है? हमारा एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। अब आगे हम देख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड में और आगे क्या है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं या समग्र मांग के कुछ घटक हैं। अब घटक में क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी होती है, किसी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, वो दो तरीके से होती है। या तो वो कैसी होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है या ओपन इकोनॉमी होती है। मतलब परिबद्ध अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, हर देश की अर्थव्यवस्था में हमें ये स्थिति देखने को मिलती है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें जो व्यापार होता है वो व्यापार एक देश की सीमा रेखा के अंदर होता है, एक बाउंड्री लाइन के अंदर होता है। जैसे अगर बात करें इंडिया का,
इंडिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है वो फॉरेन कंट्री के साथ ना होकर जब राज्यों के बीच होता है, फॉर एग्जांपल जैसे गुजरात और उत्तर प्रदेश के बीच जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में आता है। उसको हम अ, एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो रहा है, वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, बाहर की कंट्री के साथ इसमें हम क्या कर रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब बंद अर्थव्यवस्था में हम एक तो अडॉप्ट करते हैं, या तो टू सेक्टर मॉडल होता है या थ्री सेक्टर मॉडल होता है। अगर हम टू सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो ये टू सेक्टर मॉडल में आपके जो इंक्लूड होते हैं उसमें एक तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, जिसे इस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जो हाउस होल्ड होते हैं, जो उस देश की अर्थव्यवस्था में जो कंज्यूमर्स होते हैं, सभी कंज्यूमर्स होते हैं, उन कंज्यूमर्स के द्वारा जो उपभोग पर, कंजप्शन पर जो व्यय किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। दूसरा क्या है आपका, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब क्या है यहाँ पर, क्या देखा जा रहा है कि निवेश के लिए व्यय किया जा रहा है। अब ये निवेश के लिए व्यय कौन करते हैं, जो बिजनेस पर्सन होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, पूंजी निर्माण के लिए व्यय करते हैं। ठीक है, तो ये व्यय भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, हमारे जो टू सेक्टर मॉडल है उसमें इंक्लूड करते हैं। अब ये देखते हैं कि टू सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड हम कैसे जनरेट होती है और उसमें हम किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो टू सेक्टर मॉडल में हमने क्या पढ़ा कि कंजप्शन और एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी क्या है, जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जो परिवार के द्वारा क्या किया जा रहा है, कंज्यूम पर व्यय किया जा रहा है। ठीक है, और आई क्या है इसमें, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आता है। अगला है आपका थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में क्या होता है कि इस मॉडल में एक तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि जब परिवार के सदस्यों द्वारा या एक देश की अर्थव्यवस्था में जब सभी व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो वो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो निवेशक होते हैं जो पूंजी निर्माण के लिए क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आता है। इसमें आपका एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई तो है, लेकिन इसमें एक आपका सेक्टर और इन्वॉल्व हो जाता है, वो है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार भी क्या करती है, खर्चा करती है। अब जो सरकार जो खर्चा करती है वो खर्चा दो तरीके से करती है। तो पहला खर्चा जो होता है टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो अपने देश के निवासियों के लिए जो खर्चा करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी में जो लोग रहते हैं, जो हमारे सेना में व्यक्ति तैनात होते हैं, तो उनके खाने की व्यवस्था करना, उनके कपड़ों की व्यवस्था करना, उनके लिए हथियार की व्यवस्था करना, तो ये क्या कहलाता है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन पर खर्चा कर रही है। ठीक है, सेफ्टी पर्पज से खर्चा कर रही है, तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। साथ ही साथ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी क्या करती है, खर्चा करती है या एक्सपेंडिचर करती है। अब इसको समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कैसे करती है। अब इसमें फॉर एग्जांपल जैसे सरकार क्या करती है, रोड्स बनवाती हैं, पुल बनवाती हैं, स्कूल्स बनवाती हैं, हॉस्पिटल्स बनवाती हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आगे चलकर क्या करती है, इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करती है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया जा रहा है। अब इसमें एक और आपको एग्जांपल में देकर समझा रही हूँ कि छत्तीसगढ़ कैसा है, बैकवर्ड एरिया है जो आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज तो आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी वहां पर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी क्या है, वो पिछड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस छत्तीसगढ़ में, उस राज्य में क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, वहां पर पुल बनवाएगी, सड़क बनवाएगी, स्कूल, पानी, बिजली, इन सब की व्यवस्था करेगी। तो सरकार जो ये व्यवस्था कर रही है, इस व्यवस्था के लिए उसको खर्चा करना पड़ रहा है, और ये व्यवस्था क्या है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रही है। जब ये सारी व्यवस्थाएं करेगी या ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, तो जो इन्वेस्टर होंगे वो इन्वेस्टर उस स्टेट में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी खर्चा करती है, और ये खर्चा भी हम किस में करते हैं, एग्रीगेट डिमांड में
इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि 3 सेक्टर मॉडल में हम एग्रीगेट डिमांड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। इसमें आपका कंजप्शन के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट ऐड हो गया, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ऐड हो जाता है तो ये तीनों मिलकर हमारा एग्रीगेट डिमांड को क्रिएट करने का काम करती है। तो ये तो हो गया आपका क्लोज इकोनॉमी की स्थिति में, या जो क्लोज इकोनॉमी होती है उसमें 2 मॉडल आपके अप्लाई होते हैं, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर। अब बात करते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो व्यापार होता है, व्यापार किसी देश की सीमा रेखा के बाहर होता है। जैसे अगर भारत अमेरिका के साथ व्यापार करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है? ओपन इकोनॉमी कहलाएगी। मतलब कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या जो व्यापार किया जा रहा है वो व्यापार सीमा रेखा के बाहर हो रहा है। मतलब हम अपने देश का सामान दूसरे देश में बेच रहे हैं और दूसरे देश का सामान अपने देश में मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? अर्थव्यवस्था कैसी हो जाती है? ओपन हो जाती है। तो ओपन इकोनॉमी में हम देखते हैं कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है। अब ओपन इकोनॉमिक में भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो ऐड होता ही है, जिसको हम सी के द्वारा यहाँ पर बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है? जो बिजनेस पर्सन होते हैं, अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया था। फिर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार भी क्या करती है, जो खर्चा करती है वो खर्चा भी इसमें ऐड हो जाता है। साथ ही साथ नेट एक्सपोर्ट। अभी नेट एक्सपोर्ट क्या है? जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हैं, जो शुद्ध निर्यात होता है, ये शुद्ध निर्यात भी हमारा इसमें ऐड हो जाता है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये सारी चीजें मिलकर जब इन सभी चीजों को जोड़ दिया जाता है तो इनके जुड़ने से हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाता है, या इन सबको प्लस करने से हम एग्रीगेट डिमांड को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि क्लोज इकोनॉमिक्स में और ओपन इकोनॉमिक्स में किस तरीके से हम एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करते हैं, या क्या क्या कंपोनेंट्स है। अब आपके जो सिलेबस में, आपके जो कोर्स में जो आपको पढ़ना है, वो आपको केवल क्लोज इकोनॉमिक का 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है। मतलब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, केवल आपको यही पढ़ना है, या यही इसी के बारे में आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो आपका ये 2 सेक्टर है, एक तो 3 सेक्टर मॉडल और एक आपका ओपन इकोनॉमिक मार्केट का जो मॉडल है, ये दोनों आपका सिलेबस से डिलीट हो गया है। आपको केवल इसी पर फोकस करना है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि इसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें और क्या आ रहा है। ये है आपका एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। मांग, समग्र मांग अनुसूची एवं वक्र। अनुसूची क्या होती है कि जब हम किसी, जो भी यहाँ पर दिया रहता है, जो भी न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इनकम दिया है और एग्रीगेट डिमांड है, इन दोनों के बीच हम रिलेशन देख रहे हैं। तो जब हम इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं कि क्या रिलेशन है, तो वो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किए हुए रिलेशन को हम क्या कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं। ठीक है। और इसी शेड्यूल के थ्रू हम क्या करते हैं? अगर इसी शेड्यूल को हम क्या करें? कर्व में कन्वर्ट कर दें या ग्राफिकल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दें, तो ये ग्राफिकल फॉर्म क्या कहलाता है? कर्व कहलाता है। ठीक है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर आपका ग्राफ बना हुआ है, तो ये ग्राफ क्या है? आपका कर्व है। और अगर हम इनकम और एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन देखेंगे तो ये इसमें जो आप देख रहे हो ना, नंबर्स में इसको प्रेजेंट किया गया है। यहाँ आपका इनकम है, यहाँ आपका कंजप्शन है, ये इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। और जब हम एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं तो इस एग्रीगेट डिमांड में हम क्या करते हैं? कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड होते ही क्या हो जाता है? यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड निकल आता है। अब यहाँ आप देख रहे होगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है। तो आय के बढ़ने के साथ साथ जब समग्र मांग बढ़ती है तो ये क्या दर्शाता है कि दोनों में रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है, कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर इनकम भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ जो वाई है इसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। इसको हम नेशनल इनकम से भी
मतलब बताते हैं कि ये हमारा नेशनल इनकम है। आगे अब इस शेड्यूल में हम देखेंगे कि जो इनकम है और जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें किस तरीके से आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि जब इनकम जीरो है तो जीरो इनकम पर भी कुछ न कुछ कंजप्शन जरूर हो रहा है। जैसे आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो, है ना, तो ऐसा तो नहीं कि आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको खाना नहीं मिल रहा है, आप कपड़े नहीं पहन रहे हो, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो, मतलब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है ना। तो ये क्या है, ये नेसेसरी कंजप्शन है। ठीक है, इस नेसेसरी कंजप्शन को हम ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहते हैं। कि इनकम के जीरो लेवल पर भी या जब हम अर्निंग नहीं करते तो भी इस कंडीशन में भी हम कुछ ना कुछ कंजप्शन जरूर करते हैं। और यहाँ हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये हम मान लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में एक नेसेसरी इन्वेस्टमेंट होता है ना, कि उसमें कुछ न कुछ जब शुरुआत होती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक मिनिमम लेवल का इन्वेस्टमेंट होता है और वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब हमारी क्या हुई, इनकम, हमने अर्निंग शुरू कर दी, यहाँ से हमने इनकम अर्न करना शुरू कर दिया। तो जब हमारी इनकम 10 रुपये हुई तो हमने यहाँ पर क्या किया, कंजप्शन हमारा 25 हुआ। ठीक है, 25 रुपीज़ का हमने कंजप्शन किया। और जब हमने इसमें इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड 45 आ गया। इसी तरीके से हमने इनकम और अर्न की, हमारी इनकम थोड़ी और बढ़ गई तो इनकम के थोड़े और बढ़ने से यहाँ पर हमारा कंजप्शन भी बढ़ा। यहाँ इनकम तो बढ़ी है लेकिन इनकम से ज़्यादा यहाँ हम देख रहे हैं हमारा कंजप्शन हम ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब जितनी हमारी इनकम है उससे ज़्यादा हम खर्चा कर रहे हैं। और जब हमने कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आ गया, एग्रीगेट डिमांड आ गया। इसी तरीके से जैसे जैसे हमने इनकम हमारी बढ़ती गई वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ता गया। लेकिन जिस मात्रा में हमारी इनकम बढ़ रही है उस मात्रा में हमारी यहाँ पर आगे चलकर हमारा जो कंजप्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अगर हम आय के, जब इनकम हमारी जीरो होती है या मिनिमम लेवल पर भी हम क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं और एग्रीगेट डिमांड हमारा 40 होता है, तो ये वाली जो कंडीशन होती है डिस सेविंग की कंडीशन होती है, मतलब इस कंडीशन में हम सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारी अर्निंग नहीं है, केवल हम अपनी आवश्यक वस्तुओं की ही पूर्ति कर पा रहे हैं या आवश्यक वस्तुओं का ही उपभोग कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हमारी इनकम बढ़ती जाती है उस इनकम का कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, सेव करके रखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ इनकम के बढ़ने के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है। अब इसको हम कर्व के फॉर्म में समझ लेते हैं कि ग्राफिकल फॉर्म में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ आपका जो ओ एक्सेस है यहाँ पर नेशनल इनकम, जिसको हम इनकम भी कहते हैं, और ओ वाई पर आपका एग्रीगेट डिमांड गिवन है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो आपका एग्रीगेट डिमांड है ये आपका 20 से शुरू हो रहा है। 20 क्या है आपका, ये आय के बढ़ने के साथ साथ जब आपकी इनकम बढ़ती जा रही है तो इनकम तो बढ़ रही है लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, हमने इसको अभी पढ़ा कि ये क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये हमने मान लिया है कि अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अब इसके बाद यहाँ से आपका कंजप्शन शुरू हो जाता है कि इनकम क्या है, जीरो है, तो जीरो लेवल पे भी आपने क्या किया, कुछ न कुछ कंजप्शन जरूर किया। तो ये 0 से 20 तक का जो ये आप एरिया देख रहे हैं ये एरिया सी बार कहलाता है। और ये सी बार क्या है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन है और ये डिस इन्वेस्टमेंट की स्थिति को शो कर रहा है। अब इसके बाद देखते हैं कि आपका ये जो कंजप्शन है, आय बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजप्शन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इसका स्लोप कैसा दिख रहा है आपको, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके साथ आप ऊपर देख रहे हो ये एग्रीगेट डिमांड। तो ये एग्रीगेट डिमांड हमने कैसे निकाला कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है और जो हमारा कंजप्शन है जब हम इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड निकल गया। और ये एग्रीगेट डिमांड का स्लोप भी क्या है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है। अब इसमें एग्रीगेट डिमांड और जो कंजप्शन है एक दूसरे के सिमिलर दिख रहे हैं या पैरेलल दिख रहे हैं, समानांतर हैं। तो ये जो समानांतर दिख रहे हैं इन दोनों में जो अंतर दिख रहा है ना, ये अंतर किसके कारण आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट के कारण आ रहा है।
इन्वेस्टमेंट के कारण इन दोनों के बीच ये अंतर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हमने एक कर्व फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में हमने यहाँ पर क्या किया, एग्रीगेट डिमांड को एक्सप्लेन कर दिया। अब जो आपकी आय होती है, जो आप इनकम अर्न करते हो, उस इनकम को हम क्या करते हैं, या तो कंज्यूम कर लेते हैं, कंजप्शन पर्पज से इस्तेमाल कर लेते हैं, या कुछ पार्ट क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको 100 रुपीज अर्निंग हुई है, या आपके फादर ने आपको 100 रुपीज पॉकेट मनी दी, तो आप क्या करोगे, वो 100 रुपीज पूरा पूरा या तो उसमें से कुछ या पूरा कंज्यूम कर लोगे, या उसमें से कुछ पार्ट सेव कर लोगे। तो ये क्या होता है, इनकम को टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। कंजप्शन कर लेंगे, या तो इनकम को कंज्यूम किया जाता है, या उसको सेव करके बचत करके फ्यूचर के लिए रखा जाता है। ठीक है, अब इस कंजप्शन से ही हम क्या निकालते हैं, कंजप्शन फंक्शन निकालते हैं। अभी कंजप्शन फंक्शन क्या है, जिसमें हम जो हमारी इनकम होती है और जो हमारे कंजप्शन होता है, दोनों में रिलेशन देखते हैं कि क्या रिलेशन है। ठीक है, और इसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं, और इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो आपका होता है एपीसी, और एक आपका एमपीसी। ठीक है, एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिससे हम हिंदी में कहते हैं औसत उत्पाद, औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति, और ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अब सेविंग की बात कर लेते हैं। सेविंग आगे चल के क्या बन जाता है, सेविंग फंक्शन। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो उपभोक्ता की आय होती है उसमें और जो सेविंग होती है उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशन की हम इसमें अध्ययन करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं। इसको हम प्रोपेंसिटी टू सेविंग भी कहते हैं। अब इस प्रोपेंसिटी टू सेविंग को तो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका औसत बचत प्रवृत्ति, जिसको हम एपीएस बोलते हैं, और एक है सीमांत बचत प्रवृत्ति, जिसको एमपीएस बोलते हैं। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, इसको हम इस पार्ट में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन होता क्या है। कंजप्शन आगे चल के कंजप्शन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और इस कंजप्शन फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम एपीएस और एमपीएस की सहायता लेते हैं। उसी तरीके से सेविंग का भी है। सेविंग क्या होता है, सेविंग कंजप्शन फंक्शन, जिसमें हम दोनों के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, इनकम और सेविंग, और इसको समझने के लिए हम एपीएस और एमपीएस की सहारा लेते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है कंजम्पशन फंक्शन या उपभोग फलन। क्या होता है उपभोग फलन? कंजम्पशन फंक्शन refers to the functional relationship between consumption and income। मतलब उपभोग तथा आय के बीच फलनात्मक संबंध को हम उपभोग फलन कहते हैं, कि जो हम उपभोग कर रहे हैं, जो हम कंजप्शन कर रहे हैं, उस कंजप्शन और इनकम के बीच क्या रिलेशन है, कि हमारी इनकम कितनी है और उस इनकम के आधार पर हम उसका कितना कंजप्शन कर रहे हैं। उन दोनों के बीच जो रिलेशन देखते हैं, जो रिलेशन हम पढ़ते हैं, उसको हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। अब इसको एक हम टेबल या शेड्यूल के फॉर्म में और एक ग्राफिकल फॉर्म में इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में कंजप्शन फंक्शन में हम किस तरीके से दोनों को रिलेट करते हैं, किसे, इनकम और कंजप्शन को। अब यहाँ देखो आप, ये आपकी इनकम गिवन है। अभी इससे पहले भी आपने पढ़ा था कि जीरो इनकम पर भी हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कंजप्शन जरूर करते हैं। ये क्या आपका, ये नेसेसरी कंजप्शन होता है, इसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने अर्निंग करना शुरू कर दी, तो अर्निंग आपने की 50 रुपीज। 50 रुपीज तो अर्निंग तो कर दी, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं अर्निंग से ज्यादा आपका कंजप्शन है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने और अर्निंग शुरू कर दी, तो यहाँ अर्निंग के साथ साथ आपका कंजप्शन दोनों क्या है, इक्वल है। इस ये जो इक्वल कंडीशन है, इसको हम एक बार डायग्राम में समझ लेते हैं कि ये आपका डायग्राम है, जिसमें आपका ओ एक्सेस पर क्या है, नेशनल इनकम, जिसको हम वाई या इनकम भी कहते हैं, और ये ओ वाई पर आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर या उपभोग व्यय को दर्शाया गया है। ठीक है, अब इसमें ये सी कर्व जो देख रहे हैं ना, ये सी कर्व क्या है, कंजप्शन, और ये जो आपका जीरो से एक लाइन ऊपर की ओर जा रही है, ये क्या है, इनकम लाइन को प्रेजेंट करती है। ठीक है, अब ये देखो आपका ये जीरो इनकम है
और यहाँ से आपका 20 कंजप्शन शुरू हो रहा है। तो ये O से C तक का जो एरिया होता है ये आपका C बार कहलाता है। इसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन में क्या होता है, ये स्थिति जो होती है ये आपकी डिसेविंग की कंडीशन कहलाती है। इसमें आपके कुछ एक्सप्लेनेशन पॉइंट है, इसको भी हम साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते हैं। सी का कुछ न्यूनतम स्तर सदैव होता है, भले ही आय 0 हो। यह स्वायत्त उपभोग कहलाता है। सी रेखा बी से प्रारंभ होती है। देखो अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि ये क्या है, ओ से सी तक का जो लाइन है, ये जो ये स्थिति है, ये क्या होती है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन है, ये नेसेसरी कंजप्शन है। ठीक है, जो हमारी इनकम ना होने पर भी हम कंज्यूम जरूर करते हैं। इसके बाद हम एक पॉइंट देख लेते हैं। क्या पॉइंट है नेक्स्ट, उपभोग आय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। मतलब जो कंजप्शन है, कंजप्शन किससे रिलेट करती है, डायरेक्ट रिलेट करती है किससे, इनकम से। अगर इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ेगा। यहाँ देखो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है ना, इनकम बढ़ने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, कंजप्शन को भी बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ रही है। आप देख रहे हो ना, कर्व दोनों ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो ऊपर की ओर कर्व जाने का क्या मतलब है कि ये बढ़ रहे हैं दोनों। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन को बता रहे हैं। अगला पॉइंट है, जब आय उपभोग से कम हो तब ये अंतर अपबचत कहलाती है। अब यहाँ देख लेते हैं डायग्राम में क्या है, आय उपभोग से कम है। यहाँ देख रहे हो आप, आय या आपकी इनकम लाइन है। ठीक है, यहाँ पर इनकम कंजप्शन से कम है। यहाँ देखो ये आपकी इनकम हो गई, इनकम आपने 50 अर्न की और कंजप्शन कितना किया, तो 60 है। तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये एरिया, यहाँ पर आपकी जो कंजप्शन लाइन है वो कंजप्शन लाइन आपकी इनकम लाइन से ऊपर है। तो ये वाला जो आपका एरिया है ये आपका क्या है, डिसेविंग या अबचत की स्थिति होती है। इस कंडीशन में आप बचत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो, कि आपका जो आय है, आय से ज्यादा तो आपने व्यय कर लिया है ना। 50 रुपए आपकी आय थी, आपने 60 रुपए व्यय कर लिया, आपके ऊपर तो 10 रुपए उधारी है। तो आप इस कंडीशन में कैसे आप बचत कर सकते हो। तो ये वाला जो एरिया होता है जिसमें कंजप्शन की लाइन इनकम की लाइन से ऊपर होती है, ये बचत होता है, या इस कंडीशन में बचत नहीं कर सकते, डिसेविंग कंडीशन होती है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लाइन इंटरचेंज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो ये जो क्रॉस करने वाला ये एरिया होता है, ये ब्रेक इवन पॉइंट या समस्तर बिंदु के नाम से जाना जाता है। अब इस कंडीशन को हम एक बार टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारी अर्निंग बढ़ गई, हमने 100 रुपये अर्न किया और उस 100 रुपये को हमने क्या किया, खर्च कर दिया। मतलब जितनी हमारी आय थी उतना हमने खर्चा भी कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी। यहाँ पर क्या है, ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पर क्या हो रही है कि आपकी कंजप्शन और इनकम की लाइन में ब्रेक हो रही, इसके बाद आपकी लाइनें चेंज हो जा रही हैं। तो यहाँ पर आपका इनकम और कंजप्शन दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसके नीचे क्या है, सी ग्रेटर देन वाई। यहाँ पर क्या है, कंजप्शन इनकम से ज्यादा है। अब इस लाइन या इस ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हम क्या देख रहे हैं कि सिचुएशन चेंज देखने को मिल रही है। एक बार टेबल में देख लेते हैं कि हमारी इनकम कितनी हुई 150 और हमने कंजप्शन किया 140। मतलब कि यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, बचत हो रही है। अब यहाँ देखो आप इस पॉइंट के ऊपर जब जाओगे तो इस पॉइंट के ऊपर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आय ऊपर हो गई है कंजप्शन के। मतलब कि आय हमारी बढ़ रही है और कंजप्शन हमने कम करना शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे आपकी या कंज्यूमर्स की आय बढ़ती जाती है, वो क्या करते हैं, अपनी पूरी आय को कंजप्शन में खर्च नहीं करते हैं, उसमें से कुछ भाग वो बचाकर रखना शुरू कर देते हैं। तो इस कंडीशन के बाद, ये ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपका y ग्रेटर देन c हो जाता है। मतलब यहाँ पर आय बचत से ज्यादा हो जाती है। और ये कंडीशन क्या शो करती है, जब आय बचत से ज्यादा हो जाती है तो ये बचत स्थिति को शो करती है। यहाँ पर आपने बचत करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आपकी बचत वाली कंडीशन कहलाएगी। इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद बचत शुरू करते हैं और इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आप बचत नहीं करते हैं, ये डिसेविंग कंडीशन होती है। यहाँ पर क्या हुआ, सी ग्रेटर देन वाई। यहाँ पर आपकी आय जो आपकी उपभोग है, उपभोग आय से ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, C इज इक्वल टू वाई। यहाँ पर इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर है।
और इसके बाद अगर हम ऊपर जाएं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय ग्रेटर देन सी, मतलब आपकी इनकम जो है वो कंजप्शन